देखो स्लैब से क्या क्या होता है, स्लैब से हमको पता है सबसे पहले तो आता है डेविएशन की वैल्यू कितनी आती है, 0, पैरेलल स्लैब से, राइट ना, उसके अंदर हमारा डेविएशन कितना आया था, 0 आया था। फिर हमारे पास में एक और चीज आई थी लेटरल शिफ्ट। इसका मतलब क्या होता है लेटरल शिफ्ट का, भाई सपोज अगर ये हमारे पास में स्लैब है, एक लाइट जो है वो यहां से आ रही है, राइट, तो जब वो यहां से निकलेगी तो ये सपोज यहां से ऐसी हो जाएगी, तो ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल तो हैं, लेकिन इनके बीच में ये शिफ्ट आ गया, इसको क्या बोलते थे, लेटरल शिफ्ट। फिर हमने एक और शिफ्ट किया था कि सपोज ये हमारे पास में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है d, अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, सपोज ये यहाँ का जो अपना मीडियम है दैट इज म्यू, या फिर बोल दो μ2, और यहाँ का मैंने बोल दिया μ1, और इफ μ1 वाला ऑब्जर्वर wants to see the object along this line, क्योंकि यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन किया था only for paraxial rays, तो हमको ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखा था, थोड़ा सा ऊपर दिखा था ना यहाँ पर, ये तो ये जो था इसको हम बोलते थे अपना डी डैश, और ये हमारे पास में था ओरिजिनल डी, तो एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, मतलब ऐसी शिफ्टिंग जो कि अलोंग द नॉर्मल हो रही है। तो पैरेलल स्लैब से ये जो तीन चीजें ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था, क्या था, डी डैश डी अपॉन म्यू अपने रिलेटिव, और जो नॉर्मल शिफ्ट आया था डेल्टा डी, वो आया था डी 1 - 1 बाई म्यू रिलेटिव। बताओ इतना सबको याद है या फिर इसमें कुछ करना है? एनीवन? अरे बोलो भाई, सो गए क्या सब लोग? शिवेन, जी सर। खुशी, सही है, इतना याद है? हाँ सर याद है। हाँ सर। यस सर। तो अबे तो हाँ हाँ ना बोला करो ना, सो जाते हो क्या सब लोग? तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो यही है, नॉर्मल शिफ्ट, क्योंकि ये तुमको स्कूल से ही सिखाते हुए आए हैं कि जब पानी के अंदर पेंसिल को डाल देते हो तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है, नहीं है ना, कोई भी पानी के गिलास के अंदर कॉइन को रख देते हैं तो वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, वो सब कुछ यहाँ से होता है। तो इसके सिंपल एग्जांपल से अपन स्टार्ट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे सिंपल, सपोज ये हमारे पास में बॉटम है, कोई मान लो पानी है यहाँ पे, और पानी का तुमको म्यू दिया हुआ है 4/3, यहाँ पे एक ये रखा हुआ है फिश है, ये यहाँ से यहाँ तक का तुमको हाइट दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। एक मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है कॉर्नर पे, और यहाँ का म्यू दिया हुआ है 1। बताओ मैन को फिश का हाइट वो जो है ना डिस्टेंस कितना दिखेगा, डिस्टेंस ऑफ फिश सीन बाय ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर ए 30 सेंटीमीटर। हाँ, तो देखो पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे है, बाहर, तो यहाँ का हमारा कितना म्यू दिया हुआ है 1। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, लिक्विड में, जिसका म्यू कैसा है, डिफरेंट। और ये जो पूरा बिहेवियर है इसका, ये कैसा बन जाएगा, पैरेलल स्लैब के जैसा बन गया ना, ये पूरा पैरेलल स्लैब बन गया। तो पैरेलल स्लैब जब किसी और मीडियम की होती है तो हमारे पास, अब मैं लिखूंगा म्यू है ना, रिलेटिव क्या आएगा, क्या होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपॉन जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, तो ये तो बन गया म्यू 4/3। तो हम बोलेंगे डी डैश इज डी अपॉन म्यू रिलेटिव। D is the actual depth, that is 40 centimeter, and 4/3, so it will become 30 centimeter.
तो उसे लगेगा कि वो कहां पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे एक वर्ड मैं काम में लेता हूं जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ मीडियम। कन्वर्जन ऑफ जो मीडियम है, दिस इज अनऑफिशियल टर्म। ये कोई ऑफिशियल है ना, फिजिक्स के डिक्शनरी में अगर तुम देखोगे, किसी बुक में देखोगे, तो ऐसा कोई टर्म है नहीं कहीं पे। लेकिन हमारा अल्टीमेटली पर्पस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमको आना चाहिए, तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। कैसे? जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, ये हमारे पास में एक्चुअल बॉक्स था। ये एक बॉक्स है जिसका जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। तो यहाँ पे मैं एक काम में ले लेता हूँ इसको म्यू, ठीक है। और इसका जो तुमको ये दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस इज बी। हमारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, बाहर। तो मेरा ऑब्जर्वर बैठा है म्यू इक्वल टू 1 में, और हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज इनटू म्यू इक्वल टू म्यू। और जिस म्यू मीडियम की तुम बात कर रहे हो, उसका जो एक्चुअल जो डेप्थ है दैट इज डी। हमने इसमें क्या निकाला, अगर मैं इस मीडियम को एयर में कन्वर्ट कर दूं, मतलब कि यहां भी म्यू इक्वल टू 1 है, यहां भी म्यू इक्वल टू 1 है, तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, डी अपॉन म्यू, राइट। देखो, अब जो यहाँ पे रखा हुआ था फिश पानी के अंदर, और एक फिश को मैं यहाँ पे रख दूं, और लेकिन इसका भी म्यू कितना 1, इसका भी म्यू कितना 1, तो ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है। हाँ भाई, जी सर। Yes, फिर ऐसा sir. केमिस्ट्री में किया था मतलब। हम्म, हाँ सर, केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट में लाइक कन्वर्जन। अच्छा सही है, फिर तो वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि उस मीडियम को इस मीडियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है ना। अब ये जो कंप्लीट जो अपना मीडियम है ये क्या बन गया, म्यू इक्वल टू 1। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो और करो। सपोज अपने इसी क्वेश्चन में जो फिश है उसका तुमको स्पीड दिया हुआ है ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय ऑब्जर्वर ए। बताओ क्या आएगा। ये जो चीज है, ये वाली इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ, डी डैश क्या है, पोजीशन ऑफ Distance seen by observer. पोजीशन ऑफ फिश एज सीन बाय ऑब्जर्वर। तो अगर मैं उसी को अपने डिफरेंशिएट कर दूंगा, इस इक्वेशन को अपने डिफरेंशिएट कर दूंगा, 15/μ। राइट, तो क्या बन जाएगा, तो यहां से मैं यहां पे आऊंगा, तो बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाय ऑब्जर्वर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी अपॉन वो म्यू अपना रिलेटिव। अब पता है कि जो म्यू है वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो सिंपली क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फिश अपॉन म्यू रिलेटिव। तो कितना फिश का वेलोसिटी है, 15/4/3, तो 45/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हम 2 पॉइंट करते हैं। इफ ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर अगर तुम्हारा डेंसर मीडियम में है, तो जो म्यू है रिलेटिव आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। ऑब्जर्वर तुम्हारा डेंसर लेस मीडियम देन में है, लेस देन 1, Less than 1. ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी फार if observer is in rarer medium, मतलब कि म्यू जो रिलेटिव है इसकी वैल्यू अपन ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी नियर, और यू कैन से क्लोजर।
यहाँ पे देखो हमारा जो ऑब्जर्वर था वो तो हवा में बैठा था, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट था फिश, वो कहाँ पे था? पानी में। तो ऑब्जर्वर हमारा कौन से मीडियम में हो गया? रेरर में। तो ऑब्जर्वर अगर मेरा ना रेरर मीडियम में है तो ऑब्जेक्ट मुझे कैसे दिखते हैं? क्लोजर। देखो यहाँ पे जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर था, हमको कितना फील हो रहा था? 30, राइट? हाँ भाई, सही है। चलो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। ये पानी का पॉन्ड, यहाँ पे एक फिश, इसका स्पीड ऊपर की तरफ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो डिस्टेंस है ये तुमको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बर्ड, ये नीचे की तरफ आ रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं, जो बर्ड है वो भी ऊपर जा रहा है v, ठीक है। इसका तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है इस इंस्टेंस पे 50 सेंटीमीटर। तुमसे क्या पूछा है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, distance of fish as seen by bird. Find v such that velocity of fish in reference frame of bird is 0. करो। फिर म्यू सर म्यू क्या दे रहा म्यू म्यू अपना 4/3 4/3, म्यू 4/3। सर ऊपर का 1। हाँ ऊपर का 1, अगर कहीं का लिखा हुआ नहीं है तो मतलब 1। सर 7.5 7/7.5। सर v निकाला 7.5 यस सर। ओके, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 30/4 ना। तो 30/4 कितना होता है? हाँ 7.5, सही है। सर dbf 320/3 हाँ सर 320/3 और DBF इज 8 सॉरी 80। 80। देखो देखो पहले क्या बोला है? पहले बोला है डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। तो पहले पार्ट को करते हैं, पार्ट ए को। डिस्टेंस ऑफ बर्ड फिश, मतलब हमारा ऑब्जर्वर कौन है? फिश। तो ये हमारे पास में फिश है, ये हमारे पास में बन गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर
यहां तक तो हमारा पूरा पानी है, तो अगर फिश भी पानी में है तो हमारा यहां से यहां का डिस्टेंस तो हमको उतना ही दिखेगा। लेकिन जो ये वाला डिस्टेंस था 50, ये हमको कितना दिखेगा अब? ये हमको दिखेगा 50 अपॉन म्यू रिलेटिव। अब यहाँ पे देखते हैं कि म्यू और रिलेटिव की वैल्यू कितनी आएगी भाई। क्या होता है म्यू रिलेटिव? 3/4 आएगा। म्यू रिलेटिव होता है म्यू बाहर वाला बाहर वाले तो 1 1/4 अपॉन 4/3। जहाँ पे हमारा जो है ना रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम हमारा कहाँ पे है? 4/3 में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा भाई? तो ये बन जाएगा 50 इंटू 4/3, तो 200/3। तो ये बेसिकली हमने उस मीडियम को कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारा टोटल अपना डिस्टेंस कितना बन जाएगा? 40 प्लस 200/3, तो कितना हो गया? So 120। 106.66. हाँ ठीक है, तो 120 ना, तो 320/3 320/3। से। अब देखो पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हमारा ऑब्जर्वर कौन है? बर्ड। ये बर्ड है। तो बर्ड ने देखा तो यहां से जो अपना 50 सेंटीमीटर था वो तो 50 दिखेगा उसको, लेकिन यहाँ का जो तुम्हारा 40 सेंटीमीटर है ये उसको 40 नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ का म्यू कितना है? 4/3। तो इसका जो एपरेंट आ जाएगा वो कितना बन जाएगा? 50 अपॉन नहीं 40 अपॉन 4/3, मतलब कि 30। तो ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस 30, 80 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? वेलोसिटी v such that velocity of fish as seen by bird is 0। देखो ये हमारे पास में बर्ड, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ v, ये हमारे पास में फिश, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना दिया हुआ है? 10। लेकिन ये जो 10 है ये किस मीडियम में है? 4/3 में। हमारा जो बर्ड है वो कहाँ पे है? म्यू इक्वल टू 1 में। तो हमारे ऑब्जर्वर में चेंज करते हैं, तो इसका जो अपना वेलोसिटी है, ये जो अपना वेलोसिटी बन जाएगा 10 अपॉन म्यू रिलेटिव, तो 10 अपॉन 4/3, तो मतलब कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कि जो बर्ड जो है ना, बर्ड, इसका ऊपर v है और इसको लग रहा है कि जो फिश है उसका ऊपर की तरफ कितना है? 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इनको रिलेटिव वेलोसिटी को 0 करना है तो v का वैल्यू भी कितना होना चाहिए? 7.5। जो भी है, चाहे वो सेंटीमीटर में ले लो, मीटर में ले लो, वो एक ही बात है। अगर उसका सेंटीमीटर में है तो इसका भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, उसका मीटर में है तो इसका भी मीटर में आ जाएगा। ठीक है। सर ये वेलोसिटी वाले केस में ऑब्जर्वर कौन था? बर्ड। ओके सर। उसमें लिखा है ना मैंने, ये वाला बर्ड, वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। अगर उल्टा होगा तो हम उल्टा कर देंगे, है ना। तो Yes, sir. ऐसे मीडियम को कन्वर्ट करते रहते हैं। सपोज हमारे पास हम मल्टीपल स्लैब्स हैं, तो मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, एक यहाँ पे स्लैब लगा हुआ है, ये है μ1, इसका थिकनेस भी अगर थोड़ा T है। ऊपर स्क्रॉल करेंगे, हाँ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हाँ एक बार ये हो गया सर। ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d, ये भी डिस्टेंस d, ये μ2, ये तुम्हारे पास में T2, और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी d। तो पहले तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O plus T1 plus T2 फ्रॉम ऑब्जर्वर A बोल दिया, क्या बन जाएगा? d d d, ये तो 3d प्लस T1 T1 plus plus T2। T1 प्लस T2, राइट। लेकिन अगर हम बोलोगे एपरेंट, एपरेंट हाइट बोल दो या फिर और डिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है।
अब देखो इसका म्यू कितना है 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो अपना 3D बन गया। कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये जो है इसको चेंज करेंगे, ये कितना बन जाएगा T2 अपॉन म्यू। T2 by mu 2, प्लस T1 by T1 mu by 1. mu 1. तो एकदम इजी है। तुम्हारे पास में जितने स्लैब होंगे, जैसे हमने पिछले वाले में किया था कि हर स्लैब अपना अपना काम करता है लेटरल शिफ्ट वाला, तो यहाँ भी सेम चीज है, हर स्लैब अपना काम कर रहा है, उसको नॉर्मल शिफ्ट वाला काम कर रहा है, तो उसको करने दो, राइट। हाँ भाई, कोई दिक्कत? सर बट पिछली बारी जब हमने किया था तब कैंसिल हो रहा था ना इफेक्ट। हाँ हाँ, लेकिन इसमें देखो इसका भी म्यू कैसा है, ज्यादा है, इसका भी म्यू कैसा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ओके अब अगर मैं यहाँ पे ये बोलता, जैसे जैसे ये मैंने बोल दिया 2 सेंटीमीटर, इसका म्यू है 1.5, ठीक है। यहाँ पे म्यू दे दिया 1, इसका डिस्टेंस दे दिया 3 सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस सपोज मैंने दे दिया 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसका म्यू मैंने तुमको दिया हुआ है 4/3। अब बताओ, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, इसके अंदर यहाँ बैठा ऑब्जर्वर, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ बाहर एकदम, ये O है, ये हमारे पास में ऑब्जर्वर। तो बताओ क्या होगा, ऑब्जर्वर को इसका डिस्टेंस कितना दिखाई देगा? हम बोलेंगे डिस्टेंस 22/3 20 डिस्टेंस ऑफ O 4/3 प्लस A। अब देखो, अब है ना रिलेटिव जो तुम्हारा आएगा ना म्यू, वो मतलब कि अपना एक जगह पे कम है, एक जगह पे ज्यादा है, राइट। तो अगर ये जो है, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये पार्ट उसके लिए कैसा बन गया? रेयरर। भाई हमारा ऑब्जर्वर किसमें, डेंसर में है ना, तो ये जो स्लैब बनेगी तुम्हारे वाली, इसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि भाई बाहर वाला रेयरर है ना, ऑब्जर्वर तुम्हारा डेंसर में है। लेकिन जो ऊपर वाला स्लैब है, स्लैब 1, वो म्यू इक्वल टू 1.5 वाला, उसकी जो इफेक्टिव आएगी लेंथ, वो कैसी हो जाएगी? 4/3। यस। तो यहाँ पे अगर मैं तो अगर मैं उसके रेफरेंस फ्रेम में देखूं, इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर ए, जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो तो तुमको कितना दिखेगा, इतना ही दिखेगा 4 सेंटीमीटर ही, क्योंकि यहाँ का कितना है म्यू 4/3। अब ये जो था थिकनेस तुम्हारा, ये जो तुम्हारा थिकनेस था, ये तुमको दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो 3 सेंटीमीटर हमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये किसमें था, एयर में। हमको किस मीडियम में कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है 4/3 के अंदर। तो क्या कर देंगे, म्यू रिलेटिव, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 4/3, तो ये कितना बन जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये वाला, इफ आई कन्वर्ट इनटू म्यू 4/3। अब इसके ऊपर वाले की बात करते हैं, उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 2, लेकिन हमको कितना दिखेगा बताओ, 2 अपॉन म्यू रिलेटिव। क्या होता है म्यू रिलेटिव, जहां पे रखा हुआ है मतलब कि 1.5, राइट, अपॉन तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम, कहां पे है रेफरेंस फ्रेम 4/3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई, 2 × 16/9 16/9. 16/9। सर वो 8/9 बनेगा बाद में, 2 मल्टीप्लाई करके 16/9. हाँ तो 8 बाई हो जाएगा ना 9, तो 2 × 4 बाई 1.5 × 3, राइट। अरे तो ये तो अपना 8/4.5 हो गया ना सर 16/9 ही होगा ना। 8/4.5 इज इक्वल टू, सर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, सर 1.5 3/2 ही तो है। अच्छा उसको ऐसे कर दिया थे, जो अपने कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है, इसीलिए क्वेश्चन वेरिएबल में करना ज्यादा अच्छा लगता है। इसको लिख दोगे 3/2, तो 2, ठीक है, 3/2 ×
3/4 तो 8 16/9। तो ये जो है ये हमको इफेक्टिवली कितना देखेगा 16/9। 16/9 इज लेस देन 2। तो अगर मेरा ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा है तो उसको ये वाली थिकनेस तो इंक्रीज दिखाई देगी और ये वाली थिकनेस कम होती हुई। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई वो थिकनेस को इंक्रीज ही करेगा। वो कब हो रहा था जब तुम्हारे ऑब्जर्वर का म्यू बाकी सबसे कम था। यहाँ पे अलग अलग हो गया तो होने दो, ठीक है। यस सर। चलो और करो। ये दिया हुआ है, सपोज एक हमारे पास ये है कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ तुमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तुमको एक स्लैब को लगाना है, ग्लास स्लैब, जिसका म्यू तुमको दिया हुआ है 3/2, थिकनेस दिया हुआ है t। तो आई वॉन्ट टू पुट दिस स्लैब बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर सच दैट ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाए। तो इसका थिकनेस कितना होना चाहिए? फाइंड thickness and location of slab so that object and image are at same point। चलो करो, पहले तो सोचो कि क्या हो रहा है, क्या करना है। ओके, मुझे अप्रोच है ना कौन बताएगा कि हाउ टू अप्रोच? जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है तो कैसे उसके बारे में सोचते हो? ऐसा ट्राई करेंगे जिससे सी पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाए। तो सबसे पहली अप्रोच हमारी क्या हो गई कि हमें पता है कि कॉनकेव जो मिरर होता है उसका ऑब्जेक्ट और इमेज एंड कोइंसाइड कब करता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ जो है कर्वेचर कहाँ होता है हमारा? 2f ट्वाइस ऑफ 40 पे। तो मतलब ये लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मेरा यहाँ होता है। तो मतलब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ये जो मेरा मिरर जो है इसको क्या लगना चाहिए कि जो लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट रेड वाले पॉइंट से आ रही है। तो बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट कर दिया है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। मतलब वी हैव शिफ्टेड द ऑब्जेक्ट बाय 2 सेंटीमीटर। सर तो अगर सर तो हाँ डी न्यू माइनस डी ओरिजिनल यस, इज 2। तो हाँ, तो हमें पता है ना कि डेल्टा डी की वैल्यू क्या होती है? डी अपना ओरिजिनल 1 - 1 बाई म्यू रिलेटिव, ये होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 डी 1 माइनस म्यू रिलेटिव। भाई सब कुछ हवा में हो रहा है, इसका म्यू कितना? 3/2। तो कितना बन जाएगा? 2/3। तो हमारे पास डी का वैल्यू कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो स्लैब है, स्लैब का जो विड्थ है दैट हैज टू बी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का अगर मेरे पास में स्लैब होगा जिसका म्यू कितना है? 3/2, तो वो ऑब्जेक्ट को अलोंग द नॉर्मल 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर देगा। अब उसका लोकेशन बताओ कहां पे होना चाहिए? लोकेशन प्रतीक्षा? Sir, 36 centimeter from mirror. 36।
क्यों 36 क्यों बेटा? नहीं सर 36 नहीं होगा. Why has to be a specific number? भाई I know that a slab जो होती है वो इतना शिफ्ट करती है, चाहे वो कहीं भी रखी हो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी रख दो, ये लो हो गया काम मेरा। मेरा ऑब्जर्वर सपोज यहाँ बैठा है, तो उसको तो एक स्लैब चाहिए ना भाई, एक स्लैब जिसका थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, जिसका म्यू 3/2 है, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट में कितना शिफ्ट आएगा 2 सेंटीमीटर, कहीं पे सर भी अब रखो। उसको इमेज भी तो अलग दिखेगी। हाँ, तो बस मैं कहूंगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो फोकस है उसके बीच में कहीं भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो अपना काम कर देगा ना, उसको को 2 सेंटीमीटर से अपना शिफ्ट कर ही देगा ना। अपने ऊपर वाले में देखो, क्या स्लैब के लोकेशन से उसका जो शिफ्टिंग वाला जो पार्ट है उसके अंदर फर्क पड़ा? नहीं। सर लेकिन तो शिफ्ट तो 2 बार होगा ना सर। हाँ सर, क्या? वो ऑब्जेक्ट सर में एक बार इमेज भी आगे तो जाते शिफ्ट हो वक्त और जाएगा। फिर जब वो हाँ, रिफ्लेक्ट होके हाँ। आएगा तो वो भी शिफ्ट होगा। हाँ, सुनो तो पहले तो एक ही बार देखो, पहले मुझे ये बताओ कि चलो देखते हैं, ये मेरे पास में ये है अपना क्या बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है, ये यहाँ बैठा है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसका इमेज यहाँ पे ही क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है? अगर ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, बिकॉज नॉर्मल पे Impedance एनी not सेंटर ऑफ लाइन, कर्वेचर से बिकॉज पास होने यहाँ वाली रे यहाँ से ब्लॉक हो निकलने जाती है। वाली कोई भी रे वो कैसी रहेगी? normal. नॉर्मल। और मुझे पता है कि जो लाइट नॉर्मल के अलोंग जाती है वो अपना पाथ है रिट्रेस कर लेती है ना, यहाँ पे जाएगी तो वापस यहाँ पे आ जाएगी, तो उसका इंटरसेक्शन यहाँ पे हो गया ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं मिरर होता, सपोज आई एम द मिरर, ये मैं हूँ, तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, उसको उसी पे वापस डाल दोगे. मैं कहूंगा जहां से आए हो वहां पे जाओ, तो ऊपर भी ऐसा नहीं हो जाएगा कि जहां से आए हो वहां पे जाओ? कैसे होगा देखते हैं। सपोज एक लाइट गई, ये लाइट गई, ठीक है, यहां से, अब क्या होगा, ये हल्का सा और नीचे आ जाएगी ना, क्योंकि अंदर का मीडियम कैसा डेंसर है, ये यहाँ पे आ गई, फिर ये हल्का सा ऊपर जाएगी पैरेलल, ये। अब यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको क्या फील हो रहा है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे लग रहा है कि ये लाइट यहां से आ रही है, राइट? अब वो क्या करेगा, वो इस लाइट को वापस भेज देगा कि नहीं यार तुम वापस जाओ, तुम तो अलोंग द नॉर्मली आ रहे हो, तो ये लाइट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी तो वो वापस यहाँ पे आएगी, क्योंकि भाई स्नेल्स लॉ तो अपना उल्टा सीधा ना काम करता है ना, दोनों जगह पे काम करता है वो तो। अब लाइट यहाँ पे जाएगी तो यहाँ भी स्नेल्स लॉ काम करेगा, तो ये लो, तो क्या लाइट ने अपना पाथ है रिट्रेस नहीं किया? हाँ सर ठीक है, समझ या गया। सर तो चाहे तुम्हारा रिफ्रैक्शन एक बार हो या 2 बार हो, क्या फर्क पड़ता है? सर एक्चुअली वो 3 बार हो रहा है, तो दूसरा और तीसरा कट होके फिर बस पहले वाला यस। ठीक है। तो फंडा क्या है, जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा था वो ये कर रहा था मिरर। हमको क्या करना है, इस मिरर को बेवकूफ बनाना है। हमारा ऑब्जेक्ट 42 पे रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, मिरर को रियलाइज करवाना है कि नहीं 42 पे नहीं है भाई, 40 पे ही है। तो हमने उसको रियलाइज करवा दिया, कैसे? ये स्लैब डाल के 6 सेंटीमीटर विड्थ का एक स्लैब डाल दिया, जिसका म्यू कितना है 3/2। ये स्लैब इस पूरे इंटरवल में कहां से कहां तक, यहां से और यहां के बीच में मैं कहीं भी रख दूं, कोई इशू नहीं है। तो ये स्लैब क्या करेगा कि उस लाइट को थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट करेगा कि उसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और वो लाइट को कौन रिट्रेस करा देगा। और हमें पता है कि लाइट पाथ को रिट्रेस करता है,
मैंने तुमको उसमें बताया था मिरर में, प्लेन मिरर में, अगर तुम किसी और को देख पा रहे हो तो मतलब वो भी तुमको देख पा रहा है, राइट? क्योंकि अगर कहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास में आ रही है तो मतलब तुम्हारी आंखों की लाइट भी वहां पे जाके उसके पास पहुंच रही है। सेम चीज यहां हो रही है, ठीक है? यस सर। हाँ भाई, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम की भाई सर ऑब्जेक्ट 42 पे रखा था, पाथ है रिट्रेस कैसे हो गया? किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर उसी पॉइंट पे बन रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि हमें लाइट को रिट्रेस करवाना है, वापस उस जिस पाथ से लाइट आई थी उसी पाथ पे उसको वापस लेके जाना है। सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अपने इस टाइप के मिरर होते हैं उसके अंदर तो अच्छी बात है। ओके, यस सर। चलो आगे आओ। सपोज प्लेन मिरर रखा हुआ है, एक स्लैब रखा हुआ है, वही अपने ऊपर वाला स्लैब ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर म्यू इक्वल टू 3/2, ठीक है? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है। ओके, इसका इमेज कहाँ बनेगा? ओके देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलता हूँ कि इसका इमेज कहाँ बनेगा तो इसका मतलब क्या होता है? सर की मिरर को कहाँ दिख रहा है कि मतलब कहाँ पे यस, ऑब्जेक्ट है। अगर हमको कोई भी रेफरेंस फ्रेम या कोई भी मैं ऑब्जर्वर स्पेसिफाई नहीं किया है तो सर ये जो 20 पॉइंट है सेंटीमीटर। तो ये हमारा ओरिजिन है, हमको सब कुछ इसके फ्रेम में बताना है। लेकिन अगर मैं तुमको स्पेसिफाई कर दूं कि एक मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है ए, एक ऑब्जर्वर इस कोने के अंदर बैठा है इसके अंदर बी, और एक ऑब्जर्वर मेरा यहाँ बैठा है सी। अब मुझसे पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, फ्रॉम मिरर फॉर ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी एंड ऑब्जर्वर सी। बताओ क्या आएगा? अब मैंने ऑब्जर्वर ही चेंज कर दिया, सर ए में 20 रहेगा, ए में 20। ओके, बी में 30। 30। ओके, और सी में सर ए और सी को सेम नहीं दिखना चाहिए। यस, ए और सी को सेम ही दिखेगा। क्यों? ए भी हमारा किस में, हवा में है, मीडियम। और जो सी है वो भी हवा में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो देखो मिरर हमारा कहां पे है, एयर में है, तो पहले सब कुछ हम कन्वर्ट कर लेते हैं एयर में। तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है भाई 10, तो ये तो उतना ही रहेगा। उसके आगे ये है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो 6 सेंटीमीटर है दैट इज इनटू म्यू इक्वल टू 3/2। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। 6/3/2 है ना। यस सर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4, तो ये लो 4, और फिर यहाँ पे हमारे पास में 6। तो बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना है 20। तो इमेज यहाँ बन गया 20। मुझसे स्पेसिफिकली क्या गया, फ्रॉम द मिरर। तो मुझे ये जो डिस्टेंस है इसको कन्वर्ट करना, बस ये जो डिस्टेंस किस में आया है, एयर, मतलब कि म्यू इक्वल टू 1 में। जो मेरा पहला ऑब्जर्वर है ए, उसके लिए हमारे पास कितना है म्यू 1, तो इसका म्यू भी 1 है, इसका म्यू भी 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे पास कितना आएगा आंसर 20। फिर मैं बात करता हूं सी की, इसका क्या है म्यू 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो कितना आएगा आंसर 20। लेकिन जो ये वाला है बीच वाला है, इसका म्यू कितना है 3/2। मतलब ऑब्जर्वर इज इन द डेंसर मीडियम, और जिस चीज को तुम देख रहे हो वो किसमें है, रेयर में है। तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, पास में दिखेगा दूर दिखेगा, दूर दिखना चाहिए ना। दूर, यस। तो हम लगा देंगे कि म्यू है ना रिलेटिव, तो 20 अपॉन म्यू रिलेटिव कितना आ जाएगा, म्यू रिलेटिव 1/3/2, तो कितना बन जाएगा 30। यस सर। 30, तो इसके लिए कितना बन जाएगा वो 30 सेंटीमीटर। तो सबको अलग अलग है ना दिखेगा, जो भी है सर ये डिस्टेंस। वाला एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा पार्ट, बी वाला? हाँ सर बी वाला। देखो जो ऑब्जर्वर ये जो है बी, इसका कितना है म्यू 3/2 है ना। हाँ तो सर suppose 3/2। तो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे ले लो कि ये एक मेरे पास में स्लैब है, इसका कितना है म्यू कितना है 1, और यहाँ पे एक इसको रखा हुआ है पॉइंट को, इसका डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, और एक मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ का कितना है म्यू कितना है 3/2। बताओ इसको, इसका एपरेंट डेप्थ कितना दिखेगा, क्या 30 फॉर्मूला होता है, सेंटीमीटर। डी डैश इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव। तो अगर यहाँ पे लगाओगे डी का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू रिलेटिव म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है 1 अपॉन जहां पे तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम है 3/2, तो कितना बन जाएगा 2/3। इसको हाँ जब यहाँ पे सर डालोगे तो ये कितना बन जाएगा डी 30 सेंटीमीटर। अपॉन 2/3, सो यहाँ डाल दो, ओके 30 बन सर। जाएगा। सर इधर डी की वैल्यू 20 क्यों है? 20 इसलिए हुई ना, हमारा मिरर कहाँ रखा हुआ है बेटा, एयर में रखा हुआ है ना। तो ये जो देखो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 6 6 एंड 20, कितना हो गया 22। लेकिन ये जो स्लैब है, ये स्लैब क्या करेगी, उसको आगे कर देगी ना, शिफ्ट कर देगी ना थोड़ा सा, जैसे ये यहाँ पे किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो एक ऐसा स्लैब जिसका थिकनेस है 6 सेंटीमीटर और जिसका म्यू कितना है 3/2, वो कितना शिफ्ट करता है, ये करता है 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देता है। तो जो डिस्टेंस 22 था उसको स्लैब ने कितना बना दिया 20 बना दिया मिरर के लिए। तो बस मिरर को लगा कि ओके ठीक है, तो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 20 पे, तो उसने इमेज भी अपने 20 पे बना दिया प्लेन मिरर के लिए, तो आसान काम होता है। फाइन, यस सर। ओके। तो ऐसे ही इसके अंदर और हमारे पास में आते जाते हैं क्वेश्चन, और वेलोसिटी वाले आ जाते हैं और पूछ लेते हैं। जैसे एक अपना एससीबी का ही क्वेश्चन है,
सपोज एक हमारे पास में पानी का टैंकर है, इसके अंदर लिक्विड अन भरा हुआ है, ये म्यू दिया हुआ है, ये तुमको दिया हुआ है डी, और एक यहाँ पे लगा रखा है प्लेन मिरर, यहां से यहां तक दिया हुआ है एच। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। पहली चीज तुमसे पहले पूछा है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज। बस अगर मैं इतना बोलूं, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज लोकेशन ऑफ इमेज, इसका मतलब हुआ मिरर से। मिरर से। तुमको ऑब्जर्वर कोई मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मतलब कि जो मेरा मिरर जो है ना, ये मिरर, यही सब कुछ है। तो बताओ कहां बनेगा? h minus d plus d by h minus d plus d by mu. तो इसका मतलब हुआ कि मिरर इज ऑब्जर्वर। तो मैं कहूंगा कि इसको यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दिखेगा, तो यहां से यहां तक कितना दिखेगा, मैं h माइनस डी, और यहां से यहां तक का कितना दिखेगा, d by डी mu. बाई म्यू। तो क्या बन जाएगा, h माइनस डी प्लस डी बाई म्यू। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे हाँ सर, हो गया। अब हमने यहाँ पे लगा रखा है मिरर को, ये अपना प्लेन मिरर है, यहां तक मैंने पानी भरा हुआ है। सपोज उसका तुमको दे दिया 4/3, और ये तुमको हाइट दी हुई है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर एक पॉइंट सपोज बर्ड, इसकी तुमको हाइट दी हुई है 40 सेंटीमीटर, और एक यहां पे रखी हुई है फिश, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड seen by bird seen by fish। चलो बताओ, बर्ड की इमेज हमको देखनी है। So 70 70। 70 सेंटीमीटर। किससे, फिश से या बर्ड से? सब बर्ड्स। Sir, seen by bird. सीन बाय बर्ड, यस ओके। क्या आया? 70. बर्ड का आ जाएगा तुम्हारे पास में भाई 40 + 41 40 प्लस, और लेकिन जो अंदर वाला 40 है वो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा ना उसके लिए। 30. Yes, sir. तो 30 70, तो मतलब 70 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा ना। बर्ड को उसका इमेज कितना दूर दिखेगा? फिश को शायद 280/3। हाँ, फिश को 280/3। 280/3, बस। ओके। और कोई बाकी लोग बताओ भाई। सर लेकिन इधर पे जो इमेज का म्यू होगा वो 4/3 होगा ना। ओके, तो जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है उसके रेफरेंस फ्रेम में बदल दो चीजों को, कैसे भी कर दो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तुम्हारा मर्जी है कि तुमको मिरर को पानी के अंदर लेना है कि हवा में लेना है, कोई दिक्कत नहीं है।
सर 400/3 क्या चीज? 400/3 फिश के लिए 400/3 यस सर तो 280/3 280/3 ओके, डिफरेंट आंसर्स। और बताओ 280/3 280/3 को कौन सा, बर्ड को या फिर सर फिश को? फिश को। ओके, बर्ड का आंसर सबको समझ में आ गया? बर्ड यस का सर। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बर्ड की, कहां पे हमारा बर्ड है? हवा में है ना बर्ड। तो ठीक है, ये हमारे पास में बर्ड। तो बर्ड ने देखा कि ठीक है भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 40, चलने दो। यहां से यहां का जो तुम्हारा डिस्टेंस है उसको उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया ना। तो वो हमारे पास में कितना बन गया 40/4/3। तो कितना बन गया 30 सेंटीमीटर। यहां हमारे पास में मिरर है, तो ये भी किस में है, एयर। ये भी किस में, एयर। ये भी किस में, एयर। तो बताओ हमारा इमेज कहां बनेगा? यहाँ पे बनेगा ना 70 पे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट में क्या करना है? फिश ना, हाँ भाई। फिश के रेफरेंस फ्रेम में देखना है। तो यहाँ पे फिश है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 40। ओके, अभी ऊपर वाला चेंज करते हैं ना। ऊपर वाले को तुम क्या कर दोगे? ऊपर वाला तुमको ओरिजिनल कितना दिया हुआ था 40, ये तो ओरिजिनल है एक्चुअल। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा वो? नाउ माई ऑब्जर्वर इज इन द डेंसर मीडियम, तो इट हैज टू बी बिगर। तो क्या बन जाएगा 80/3? 160/3 अबे 80/3 नहीं, हाँ 80 नहीं, सर 160 into 160/3 4/3 सर 160 होगा ना। 160/3। अब सब कुछ पानी में चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इज म्यू इक्वल टू 4/3, दिस इज म्यू इक्वल टू 4/3। तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा इमेज कहां बनेगा 40 प्लस 160/3। तो कितना बन जाएगा, ये कितना 280/3 280/3 280/3 ना। तो 280/3 ये लो। अब बोला है कि डिस्टेंस सीन बाय द फिश, तो ये है, यहां मेरा फिश बैठा था, तो उसको इतना दिखाई देगा। तो आंसर क्या बन जाएगा 280/3 प्लस 40। 400/3 तो देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब वो क्या करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो फिश का वेलोसिटी भी दे देंगे, वहां पे उसका वेलोसिटी भी दे देंगे, फिर पूछ लेंगे बताओ द रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, उसको उसका वेलोसिटी कितना फील हो रहा है। तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा तुमको चीजों का ध्यान रखना है कि सर, कौन एक से रेफरेंस। हाँ बोलो। सर, इमेज का मीडियम का म्यू कैसे देख रहे हैं हम लोग? जिस मीडियम में तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी मीडियम में तुम्हारा इमेज बनेगा। नहीं सर, मतलब जैसे अगर मैंने मिरर पानी के अंदर 20 सेंटीमीटर पे रख दिया, पानी के अंदर नीचे से 20 सेंटीमीटर। ओके, ओके रुको, चलो देखते हैं। तुमने बोला है कि सपोज सर यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरे पास मिरर है, राइट। इसके ऊपर तुमने पानी डाल दिया, कितना डाला पानी, मान लो 20 सेंटीमीटर, राइट। यस सर। ओके ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इसके अंदर है कि बाहर है? सर नीचे भी पानी है और ऑब्जेक्ट ऊपर है। एक सेकेंड भाई, ये तो अपना मिरर आ गया ना, इसके ऊपर ही पानी हो सकता है ना, नीचे थोड़ी हो सकता है। सर वो कह रही कहाँ पूरा रखा है? 40 का और आपने उसको 20 पे रख दिया। हाँ सर। एक सेकेंड, कैसे? अच्छा, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट मेरा बीच में, हाँ सर। है ना, राइट। यहाँ पे रखा है। सर ऑब्जेक्ट बीच में नहीं, मिरर बीच में। अरे तो बेटा
मिरर के जो मिरर नीचे के बीच में से होने से कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ता। एक सेकेंड, मिरर के जो नीचे वाला पानी है वो तो किसी काम का ही नहीं है ना, वहां तो कभी जाएगी नहीं लाइट। हाँ सर, तो इमेज का मीडियम अभी भी एयर ही लेंगे अगर पूरा एयर में नहीं 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 नहीं, वो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, हाँ सर, उसके बाद वही बताता यहाँ हूँ। पे रखा है। ओके, यहाँ पे रखा, बीच में रखा, यहाँ पे रखा, ये हमने बना दिया 10 सेंटीमीटर, राइट। यस सर। ओके, अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज, तो हम बोलेंगे कि योर क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट। पहले बताओ कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, वो इमेज अब देखनी किसको है, बताओ। तुम्हारा ऑब्जर्वर पानी के अंदर बैठा है कि पानी के बाहर बैठा है? सर बाहर बैठा। बाहर बैठा है, यहाँ पे है ना। ओके, चलो ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बना दिया, एक अंदर भी बिठा दिया मैंने। बताओ तुमको इमेज किस में बनाना है, पानी में बनाना है कि एयर में बनाना है? सर पानी में। पानी में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जिसमें बनाना बनाओ। तो तुम क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा कि ये लो, ये मेरे पास मिरर है, इसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। एक मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि कितने पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, म्यू कितना है 4/3। तो इसकी इमेज यहां बन जाएगी, कहां पे बनेगी 10 सेंटीमीटर पे। अब जो ये वाला जो मेरा मीडियम आएगा, ये मीडियम कौन सा है मेरा 4/3 वाला है। तो अब बताओ, अब जो मेरा ऑब्जर्वर यहां बैठा है, तो बताओ उसको इसका डिस्टेंस कितना दिखेगा 30 सेंटीमीटर। 30। यस, तो एकदम सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तुम भी पानी में, वो भी पानी में। और जो ऑब्जर्वर मेरा यहां बैठा है, सपोज ये यहां बैठा है, कोई बाहर बैठा है, ये ऑब्जर्वर भी, इसको क्या दिखेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बताओ। और या फिर ये बता दो कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर बी। तो देखो हमारा ऑब्जर्वर कहां बैठा है बेटा, यहां बैठा है ना, बाहर बैठा है ना, उसका जो म्यू है वो कितना है 1। लेकिन यहां से वो पूरा चल रहा है, पूरा यहां से यहां तक आनी पड़ेगी ना लाइट को, पूरी की पूरी लाइट कौन से मीडियम में आ रही है, ये कितना है म्यू न्यू 4/3। और इसका म्यू कितना है 1। मतलब कि इसको एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखना है जिसका डिस्टेंस कितना है टोटल 30। देखो ना, ऊपर का 20 और नीचे का 10, और उस पूरे 30 का जो म्यू है वो कितना है 4/3। 4/3। उसका म्यू कितना है, तो वो कहेगा कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। म्यू अपना रिलेटिव कितना है 4/3, तो उसको एपरेंट कितना दिखेगा 30/4/3, तो 90/4। यस, तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तुमको पानी में इमेज बनानी है पानी में बनाओ, लेकिन तुमको जब यहाँ पे इमेज बनाओगे ना, तो उसके साइड में लिख देना कि ये जो तुमने अपनी डिस्टेंस ली है ये कौन से मीडियम की डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे हमने किया था, तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया कि ये जो 70 सेंटीमीटर का आया, ये किस में आया एयर में। सर मतलब अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन में हवा में इमेज बनाती तो फिर दूसरे यस वाले केस में सिर्फ वो 20 और 4 यस यस, चेंज होता। हाँ। समझ गई तो फिर सर। तुम उसको भाई तुम उसको पहले चेंज कर लो या बाद में चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है, वो यस अल्टीमेटली सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यस कर लोगे? यस सर। ओके, तो अभी अपने स्लैब वाले कर रहे थे ना, चलो और आगे आते हैं। हाँ, when rays are not paraxial, अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले लगाए, ये वाले जो लगाए थे ना, ये वाले फॉर्मूला डी म्यू रिलेटिव, these are applicable only when rays are paraxial, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन किया था sin थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा।
अगर रेज पैराक्सियल नहीं है तो क्या होगा? नो अप्रोक्सीमेशन। देन डी apparent equal to d upon mu relative, not applicable। इसको नहीं लगा सकते, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या करते हैं कि उसी के अंदर लगा देते हैं कि ये लो लगा दिया, नहीं, गलत बात। जैसे इसको अपने एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सपोज एक हमारे पास में ऐसा कंटेनर है एक, जिसमें यहां से यहां तक का तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है 2r, और यहां से यहां तक का जो हाइट है ना ये भी तुमको दिया हुआ है 2r, और यहाँ पे होल किया हुआ है एक, और यहाँ पे तुम बैठे हो। लेकिन तुम्हारी आंखों में एक प्रॉब्लम है कि तुम इसी लाइन के अलोंग देख सकते हो, बस तुमने अपना बाइनोकुलर वो किया हुआ है, फिट किया हुआ है कि हम तो इसी लाइन के अलोंग देख सकते हैं, बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं दिखता। भाई तुमने पाइप को अनफिट किया हुआ है, वो पाइप वहां पे दिखता है, फाइन। अब क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है तो कि यहां पे रखा हुआ है सेंटर पे, ये डिस्टेंस r, क्या तुम इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे? नहीं नहीं, सर। क्योंकि हमारी जो लाइट है भाई वो अगर उस वाली, ये इसको बोल सकते हो कि लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लाइन ऑफ साइट में ही नहीं है, तो हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हमको एक चीज पता है कि अगर मैं नीचे के मीडियम को डेंसर कर दूं तो ऑब्जेक्ट मुझे उठे हुए दिखते हैं, है ना। जैसे कि उसमें देखा ना, अगर एक पानी का ग्लास है, उसके अंदर अगर तुम पानी डाल दोगे, बॉटम पे कुछ रखा हुआ है तो हमें उठा हुआ दिखता है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, पानी भरना शुरू किया, कोई लिक्विड भरना शुरू कर दिया हमने। तो लिक्विड की हाइट सपोज है h, और लिक्विड जो हमने भरा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो मुझसे पूछा है फाइंड h सच दैट, इसको मैंने O बोल दिया, O इज विजिबल टू ऑब्जर्व। चलो करो, ट्राई करो। पानी की हाइट को मैं कितना कर दूं कि उसको ऑब्जेक्ट दिख जाए?
सर म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 मैं बोलूंगा ना है म्यू क्या आर उसको? अपॉन म्यू माइनस 1। हाँ, उसको उठा दिया ऊपर सीधा, है ना? है ना? हाँ सर। अरे ऐसे कैसे उठा दोगे? किसने बोला पैराक्सियल रेज है? उसका एंगल देखा 45 डिग्री बन रहा है सर उसका वो एंगल। डेविएट मतलब रिफ्रैक्शन होगा तो नहीं कर सकते। भाई तुम ये देखो ना, ये जो तुम्हारे पास में जो मैं एंगल है, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है ना ये। यस सर। तो 45 डिग्री कोई छोटा एंगल थोड़ी होता है कि तुमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। हाँ सर। तो हम यहाँ पे वो जो मैंने ऊपर ही लिखा था वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। दैट इज ओनली फॉर पैराक्सियल रेज। यहाँ पे हमको पूरा ना रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। साइन ए बाय साइन आर करना पड़ेगा, उसके बाद यस यस एंगल यस, से करेंगे। एंगल से करेंगे। साइन ए 45 डिग्री हो जाएगा। साइन आई नहीं होगा, साइन आर होगा। इंसिडेंट 45 ओके अबे इंसिडेंस हो। हाँ सर सही सही। मैं ऑपोजिट लेके चला गया। तो देखो हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है कि जो लाइट उसकी आंख में जा रही है ना, ये वाली ऊपर वाला जो येलो पार्ट है, ये वाला येलो पार्ट, ये देख रहे हो? अगर मेरे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट इस पाथ पे चली जाए, इस वाले पाथ पे, तो अपना काम हो गया। हाँ भाई, तो मतलब उस बंदे ने हमारी जो भी कॉइन है या व्हाटएवर जो देख लिया। तो ये लो, इस पॉइंट पे मैंने बना दिया नॉर्मल। ये एंगल कितना होगा? यहाँ पे देखो, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। 45 ये एंगल 45, तो ये भी 45। इस रे को यहां जाना है, लेकिन इसको आना यहां से नहीं है। इसको आना कहां से है? आना इसको यहां से है। आना इसको यहां से है, ये। तो ये नॉर्मल, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये नॉर्मल। सही है? मतलब ये लाइट यहां से गई, रिफ्रैक्ट होके लाइन ऑफ साइट में आ गई और हमारी आंख में आ गई, हमने देख लिया। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? बाहर का वो कितना है? म्यू 1। बाहर का एंगल कितना है? तो 1 इंटू साइन 45 डिग्री इक्वल टू में अंदर का म्यू कितना है? म्यू, और एंगल कितना है? साइन आई। तो पहली इक्वेशन तो बनेगी म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू 1/√2 साइन 45, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री लगानी है। तो देखो ये हाइट हमसे पूछा ना, ये हाइट को अगर मैं बोल दूं h, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की वैल्यू भी कितनी बन जाएगी? h, tan थीटा h माइनस r बाय h होगा, है ना? और देखो ना, क्योंकि मुझे पता है एंगल 45 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये हमारे पास क्या बन जाएगी? h माइनस r। ये बन जाएगा h माइनस r। ये h माइनस r, ये h, ये एंगल i, तो क्या क्या बन जाएगा? साइन i। h minus r upon h माइनस root r of h square plus h minus r whole square। बस चलो, एक इक्वेशन 2। हमारे पास में इक्वेशन भी 2 है, वेरिएबल भी 2 है, एक i और एक क्या? h। तो बस यहाँ से साइन i की वैल्यू को उसके अंदर पुट कर देना, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हुए ना, तो जब हमारे पास नंबर्स होते हैं तो हमारा आंसर इजीली आता है, अच्छा जाता है। तो फंडा ये था कि ऐसा नहीं है कि हर जगह तुम ये इसको लगा दोगे नॉर्मल शिफ्ट वाला फॉर्मूला, नहीं। उसके एप्लीकेशन में लिमिटेशन है कुछ, और ये वन ऑफ द लिमिटेशन है कि दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन पैराक्सियल रेज आर देयर। ओके? Yes sir। चलो
आगे आते हैं। अब एक चीज हो जाए जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे इसको पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन को, अपना रिफ्रैक्शन। ये μ1 है, ये मेरे पास में μ2 है। केस 1, μ2 बड़ा है, μ1 छोटा है। एक लाइट आ रही है, ये एंगल I। तो बताओ स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? μ1 sin I। तो वो होता है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। sin R। μ1 इज फिक्स, हमको पता है कौन से मीडियम से आ रही है। μ2 इज आल्सो फिक्स, हमें पता है कौन से मीडियम में जा रही है। I को आई कैन कंट्रोल, मेरी मर्जी है कि मैं लाइट को कौन से एंगल के ऊपर इंसिडेंस कर रहा हूं। एंड R विल बी कैलकुलेटेड कि कौन से एंगल पे जाएगी, तो मैं उसको कैलकुलेट करता हूं साइन R। तो साइन R क्या बन जाएगा? μ1 बाई μ2 इंटू साइन I। अब देखो μ1 by μ2 is less than 1 because I have already specified कि भाई μ2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन है और μ1 से, मतलब यू आर गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो μ2 बाई जो μ1 बाई जो μ2 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही रहेगी। यस सर। I की वैल्यू में कहां से कहां तक ले सकता हूं? 0 to 90। यस सर। तो 0 to 90 के बीच में भी इसकी वैल्यू कैसी रहेगी? लेस देन 1। लेस देन 1। तो दो लेस देन 1 नंबर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? लेस देन 1। तो मैं कह सकता हूं कि साइन R विल बी लेस देन 1। तो साइन R की वैल्यू अगर लेस देन 1 है मतलब कि R इज रियल, मतलब R की कोई एक वैल्यू आनी ही पड़ेगी, कंपल्सरी है। मानते हो ना? यस सर। हाँ, और R की अगर रियल वैल्यू आई है मतलब कि लाइट अंदर गई है, लाइट अंदर गई है तो ही तो R की वैल्यू आई है। तो मतलब कि लाइट विल ऑलवेज एंटर इन मीडियम 2। तो कह सकते हो कि व्हेन ए लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन we can say that the light will go inside that medium definitely, right? क्लियर है ना, कोई डाउट ही नहीं है? चलो इसका का रिवर्स करते हैं अब। तो ये तो केस 1 हो गया। केस 2, डेंसर टू रेयर। मतलब क्या हुआ कि μ2 है जिसमें लाइट सर इसमें भी फर्दर केसेस आ जाएंगे और सारी वैल्यूज के ऑफ आई के लिए नहीं होगा। हाँ यस, ठीक है। तो ये सपोज हमारे पास बाउंड्री है, ठीक है। तो यहाँ पे μ1, यहाँ पे μ2। मैं बोल रहा हूँ कि μ2 छोटा है μ1 से। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने बना दिया, नॉर्मल बना दिया, ठीक है। लाइट आई, ये एंगल आई, ठीक है, ओके। तो क्या इक्वेशन बनेगी भाई? μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। तो साइन R बन जाएगा μ1 बाई μ2 sin I। This quantity is less than 1. This quantity is greater than। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो इसके अंदर मैं केस बनाता हूं, केस 1, कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज लेस देन 1। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रियल सोल्यूशन रहेगा।
ऑलवेज रियल। R will be real, मतलब कि लाइट अंदर जा सकती है। अरे कहाँ गया? हाँ भाई दिख रहा है ना? यस सर। यस हाँ, तो अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे कह सकते हो ना कि R की वैल्यू I से हमेशा बड़ी रहेगी। भाई जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर से रेयर में जाती है तो एंगल कैसा होता है? बड़ा होता है ना। हाँ सर। तो सपोज हमने स्टार्ट की क्या, जीरो से स्टार्ट किया। व्हेन I इज जीरो, इंसिडेंस एंगल अगर मेरा जीरो है, ये लो लाइट यहां से आ रही है, तो हमें पता है कि लाइट क्या होता है, स्ट्रेट जो जाती है ना अंदर। हाँ सर। तो व्हेन I इज जीरो, R इज जीरो। अब मैं I को धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, उसको इंक्रीज कर रहा हूँ। I को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मतलब R भी चेंज होगा मेरा। यस I इंक्रीज हो रहा है तो साइन I विल ऑल्सो इंक्रीज, और इसको एक मैं नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो R की वैल्यू I से बड़ी रहेगी। ठीक है, तो वो यहां पे रहेगी बड़ी। अल्लाह सर 90 तक बढ़ती जाएगी फिर। यस, तो 90 तक बढ़ेगी, उसके बाद रिफ्लेक्शन। ये केस वो है जिसके अंदर R की वैल्यू मेरे पास में रियल आएगी। कब तक? अप टू R इज 90 डिग्री, राइट। तो जैसे जैसे मैं मतलब कि I को इंक्रीज कर रहा हूं, I को इंक्रीज कर रहा हूं, तो मैं R की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। लेकिन I की एक ऐसी वैल्यू आएगी कि जब तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। न्यू वन हो जाएगा जब साइन है। ये लो, तो मैंने I की एक ऐसी वैल्यू निकाली कि जिसमें R की वैल्यू कैसी हो गई, 90 डिग्री। तो I is such that R is 90 डिग्री। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, कंप्लीटली हो सकता है। कैसे? साइन आर मुझे पता है कि साइन I से बड़ा ही होगा, तो साइन R कितना बन जाएगा, 1, तो वो बन जाएगा μ1 बाई μ2 साइन I। तो ये जो साइन I है ये क्या बन जाएगा, μ2 बाई μ1। स्मॉलर ये जो I है दैट इज साइन इनवर्स μ2 बाई μ1, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो जो C होता है, C इज साइन इनवर्स μ2 बाई μ1। ये एक ऐसा एंगल है, इसका मतलब हुआ कि इफ योर इंसिडेंस एंगल इज लेस देन C, then your light will show the phenomena of refraction। सर नहीं दिख रहा सर सर। स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन गई। अरे यार ये इंटरनेट बार बार। हाँ अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो I जो है, I को जब मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं तो R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। I की एक स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज C, उस पॉइंट पे R की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। मतलब अब लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर ही नहीं करेगी। मतलब मेरा जो है रिफ्रैक्शन वाली जो फिनोमेना थी वो कहां से कहां तक हो रही है, I इक्वल टू 0 टू I इक्वल टू C। इसीलिए उसको पे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं कि ये जो इंटरवल है इसी के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है। भाई 90 से ऊपर कहां जाएगा? ठीक है, अब और इफ आई इंक्रीज I, इफ I इज अ ग्रेटर देन C, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास बनेगा कि साइन R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमें पता है कि साइन I जो है वो ना इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे मैं एंगल की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे साइन I की वैल्यू बढ़ती है। बट व्हेन साइन C की वैल्यू हमारे पास में जब किया तो हमारे पास में R की वैल्यू 90 डिग्री आई, 90 से ऊपर कहां जाएगा?
तो जैसे ही तुम्हारे पास इंसिडेंस एंगल की वैल्यू अपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है तो लाइट एक अलग ही बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये अगर हमारे पास में नॉर्मल है, लाइट यहां से आ रही है, दिस एंगल इज आई एंड दिस आई इज ग्रेटर देन सी, तो जो लाइट है वो ना रिफ्रैक्शन शो नहीं करती, वो ना रिफ्लेक्शन शो कर देती है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये तो इसकी प्रॉपर्टी है ना, और लाइट की प्रॉपर्टी है ये तो। देखो देयर आर टू थिंग्स कि एक हम करते हैं, जैसे हमने कार का इंजन बनाया, हमने उसको ऐसा बनाया कि कार आगे जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्वेंशन, कि हमने इन्वेंट किया है। और जब इनकी बात करते हैं ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं वर्ड? डिस्कवरी। डिस्कवर्ड, कि भाई ये दुनिया में होता है, हमको नेचर ने ये चीज दी है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं और हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सर तो हमको इसका मतलब रीजन नहीं पता ऐसा क्यों हो जाता है। यार अगर कोई तुमसे पूछे कि देयर आर टू मासेस m1 एंड m2, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगता है, तो इसका आंसर क्या है तुम्हारे पास में? ग्रेविटेशन, बट क्यों लगता है वो नहीं पता। एग्जैक्टली। सो देयर आर 5 और 6 थिंग, शायद तुमको को बताई होंगे फर्स्ट लेक्चर में सर ने। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज मास, तो क्या बोलते हैं? व्हाट इज मास? सर एनीथिंग, अगर एक बचपन वाले डेफिनेशन से जाएंगे तो एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई स्पेसिफिक डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, और डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। सर वो वही साइक्लिक आ जाएगा। नहीं, तुमको सबसे पहले तुमको डेफिनेशन बताते हैं, मैटर की बताते हैं ना, व्हाट इज मैटर। तो हाँ सर। तो मैटर की That have डेफिनेशन mass तुमको and बताते हैं occupy space. कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। यस, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। अब अगर मैं तुमसे मास का डेफिनेशन पूछूं तो यू कैन नॉट यूज द वर्ड मैटर एंड वॉल्यूम इन दैट। क्यों? अबे उनका डेफिनेशन बनाने के लिए तुमने इस वर्ड को काम में लिया था, ठीक है। तो व्हाट इज मास, वी डोंट हैव आंसर। तुमसे पूछे कोई व्हाट इज चार्ज, क्या होता है चार्ज, वी डोंट हैव आंसर। नहीं हाँ सर, केपी सर ने बताया था कि ये बस होते हैं, हाँ, एग्जिस्ट करता है, हमें पता नहीं कि। यस, तो फंडामेंटल हम, फोर्सेस है। हाँ ये वो चीजें हैं, हमको ये नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि ये करता क्या है और इससे क्या होगा। सेम थिंग विद लाइट। भाई जब इंसान ने पेंसिल को पानी के अंदर डाल के देखा, उसने देखा कि पेंसिल मुड़ी हुई है, तो उसने देखा ओ वाह ये तो हो रहा है, तो उसने कहा कि ओके ठीक है, ये क्यों हो रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर उन्होंने किया कि हाँ, रिफ्रैक्शन नाम की एक चीज होती होगी, मतलब जो भी चीज होती है उसको रिफ्रैक्शन नाम दे दिया कि ये फिनोमिना हो रहा है, इसलिए लाइट चेंज हो रही है क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। वैसे ही जब इसको किया तो देखा कि यार इस एंगल के बाद तो लाइट अंदर जा ही नहीं रही है, और वो हमको फॉर्मूले से भी हो गया डिराइव, ये हो गया। तो इसके बाद बोला ओके तो लाइट जा रही है, और जब लाइट वापस गई तो हमने देखा कि ये एंगल जो आर है ये आई के इक्वल ही है, तो हमने बोल दिया उत्तरी, तो ये तो हमारा रिफ्लेक्शन वाला काम करने लग गया। तो देखो यहां से लाइट आ रही थी और लाइट उसी मीडियम में वापस चली गई, इसलिए इसको बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर 10th में टीचर से पूछा था, बोलते थे होता है, अब बस याद कर लो। तो भाई उनको बस एक चीज बोलनी थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। तो ये हमने डिस्कवर किया है, भाई चीजें हो रही थी हमको मिल गई, फिर हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, है ना। तो और ये चीज कब हो रही है? व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, और वो भी एक स्पेसिफिक एंगल पे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही, और वो एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो मतलब हो जाएगा, अगर उससे कम है तो भाई हमारा अपना कहते हैं ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है उससे पहले, फाइन।
सर हमें ये पता है क्या कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? लाइट की वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर हमें ये पता है क्या कि मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट की वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? हाँ, क्योंकि कोई भी जो है वाइब्रेशन है, जैसे कि अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन जब करेंगे ना, तो या फिर जब स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव करेंगे, तो हम जब वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटीज आती हैं जो कि मीडियम की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे तुमने अब गैसेशन स्टेट में किया होगा कि जो तुम्हारा गैस का मॉलिक्यूल है उसके वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे करती है, राइट? एंड टेम्परेचर इज द क्वालिटी ऑफ एन मीडियम। आई कैन चेंज दैट। तो अगर मैं उसको चेंज कर दूंगा तो मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मतलब कि अगर गैसेस स्टेट की बात करूं तो वेलोसिटी जो है वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो उसी टाइप से इसके अंदर भी आता है। जब अपने स्ट्रिंग वेव करेंगे तो स्ट्रिंग वेव का अगर तुमको फॉर्मूला याद हो कि क्या होता है वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग, तो वो आता है T by mu, where T is tension in the string और mu होता है mass per unit length। और ये दोनों ही किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की आ गई है कि जो हमने स्ट्रिंग बना रखा है उसको हमने कितना टाइट किया हुआ है, या फिर जो स्ट्रिंग का वायर है वो कितना मोटा है कितना पतला है। गिटार में होता है ना, कितने स्ट्रिंग्स होते हैं गिटार में? फिर 6 होते हैं शायद। 6 छह होते हैं, इसीलिए तो उसको 6 स्ट्रिंग बोलते हैं। तुम लोग यार बहुत पढ़ते हो, तुमको थोड़ा बहुत बाहर का ज्ञान नहीं है। कितने लोग हैं गिटार बजाते हैं? सर अर्नव बजाते हैं। अबे तो उसको तो पता होगा, कहाँ है अर्नव? तो उसमें तुम देखोगे तो वायर जो, हाँ तो वायर जो होते हैं ना वो अलग अलग थिकनेस वाले होते हैं। एक वायर पतला होता है, फिर मोटा होता है, फिर और मोटा होता है और मोटा होता है। जब तुम हाथ मारते हो तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होती है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो उसमें अलग अलग आती है सब में। तो किसी के अंदर पतली आवाज आती है, किसी के अंदर हैवी आवाज आती है। क्यों? सबके अंदर अपने अलग अलग हो गया। तुम्हारा जो होता है गिटार, उसमें एक यहाँ पे लगा होता है, एक यहाँ पे लगा होता है, ये दोनों फिक्स है, इसके बीच में वायर है। इस वायर को तुम ऐसे हाथ मारते हो तो इसका जो ऑसिलेशन होता है वो तो ऐसा हो गया, ये लो। और इसको क्या बोलते हैं एक लूप को? एंटीनोड। अबे एक लूप का जो जो अपना डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? ये लैम्डा बाई लैम्डा बाई 2। अच्छा, वैसे लैम्डा बाई 2 ऐसा होता है ना, लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो ये लैम्डा बाई 2 हो गया। मतलब कि सारे के सारे जो तुम्हारे वायर हैं, चाहे वो मोटे वाला हो पतले वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके अंदर जो तुम्हारा वेवलेंथ है वो सेम है। अब मुझे बताओ ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेलोसिटी इनटू लैम्डा, यस सर। राइट? ओके, तुमने इसको फिक्स कर दिया, ये सबके लिए सेम है। अब मुझे बताओ कि भाई तुमको जो हमारे में आवाज की क्वालिटी होती है, आवाज मोटी होगी पतली होगी, उसको अपने डिसाइड कौन करता है? फ्रीक्वेंसी। भाई लता मंगेशकर की आवाज और मेरी आवाज के अंदर जो अपना डिफरेंस है वो किस चीज का है? फ्रीक्वेंसी का है। वो काम ये पाइप करती है, पाइप नहीं वायर। जो वायर मोटा होगा उसका जो अपना वेलोसिटी है वो कम होगा, उसका वेलोसिटी कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो हैवी आवाज आएगी। इसीलिए जो तुम्हारा मोटे वाला वायर होता है, जब उसको दबाते हो, उसको ऊपर जब मारते हो ना, तो हैवी आवाज आती है। जब तुम्हारा पतले वाले वायर पे करते हो तो पतली आवाज आती है। इसलिए हमने बोला कि जो वो है, क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ जो वेव है वो मीडियम पे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए हमारे पास में ये आया था लाइट कि व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो जो भी तुम्हारी वेव है उसका जो प्रॉपर्टी है ना, वेलोसिटी वाला जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिपेंड कर रहा है मीडियम पे। तो हमने उसके बेसिस पर इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसका और भी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था हाइगेंस ने। हाइगेंस वेव थ्योरी जो आएगी वो बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो उसके प्रिंसिपल से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, तीनों को प्रूव कर सकते हैं। और वो हाइपोथेसिस है, दैट इज नॉट द लॉ।
हाइपोथेसिस क्या मतलब होता है हाइपोथेसिस का? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस? कंक्लूजन, हाँ एक ऐसा कंक्लूजन जिसे प्रूव नहीं किया गया। हाँ भाई, एक हमने क्या किया, हमने किसी चीज को अपने देखा और Suspicion. हमने बोला कि ठीक है, अभी तक तो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में इतनी इंफॉर्मेशन है, इससे काम चला लो, है ना? क्योंकि हमको पता है कि आगे जाके उसके अंदर कोई चेंजेस आ सकते हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारे हाइपोथेसिस हैं, किसी ने कहा ही नहीं कि दिस इज द लॉ। हाँ, न्यूटन ने बोला था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज द लॉ, वो लॉ है प्रैक्टिकली प्रूव्ड एज सीन बाय तुम उसको देख सकते हो। बाकी तो हाइपोथेसिस है सारे। आगे बढ़े। सारे लॉज भी हर जगह जाके कहीं ना फेल ही हो जाते हैं ना। हाँ, तो वो तो भाई कोई भी चीज है रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रही है ना, तुम कौन से रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हो, तुम्हारा नॉलेज उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कितना है। भाई जब तुम छोटे थे तुमको ये सिखाया गया था कि हाँ लाइट है, लाइट आ रही है, बाद में टाइम बोला स्पैन नहीं। ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करेगा ना। वही चीज कि भाई तुम उसको कब तक देख रहे हो, तुमको कौन सी क्लास में बताया गया। अभी तक तुमको बताया गया कि न्यूटन थर्ड लॉ इज एवरीवेयर, है ना, वैलिड होता है ना न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ के दो वर्जन होते हैं, एक हार्ड वर्जन, एक सॉफ्ट वर्जन। हम उसका सॉफ्ट वर्जन पढ़ते हैं। सर एचएम सर नोदर्स थ्योरम बता रहे थे कि एनर्जी कंजर्व नहीं होता इनफाइनाइट टाइम स्पैन्स के लिए। क्या चीज? एनर्जी कंजर्व नहीं होता ह्यूज टाइम स्पैन्स के लिए, हाँ, तो मतलब वही तो कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल नहीं है। एक दो एग्जांपल ऐसे हैं हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स में। सर तो क्वांटम फिजिक्स देखेंगे उसमें तो सभी डाउन द ड्रेन। हाँ भाई, जो तुम बोलते हो कि दिस इज द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, अभी तक पढ़ा है ना ये। हाँ सर। लेकिन वहां पे स्टार मार्क करके एक अपने कंडीशन जो होनी चाहिए वो कभी लिखा ही नहीं कि एप्लीकेबल ओनली इन क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है जब तुम्हारे ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो मैक्रोस्कोपिक, लेकिन जब तुम अपने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इनमें जाओगे तो फिर तुम्हारे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाएगा। तुम इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा देते हो, ठीक है लगा दिया कोई बात नहीं, बट दैट इज रॉन्ग, क्योंकि तुमने खुद ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का तो अपना डुअल नेचर होता है उसका वेव नेचर भी होता है। सर तो माइक्रो पार्टिकल्स तो ऑलमोस्ट हर एक के लिए सॉरी ऑलमोस्ट हर एक लॉ फेल हो जाएगा ना। यस, जब तुम उसमें जाओगे, देखो एक होता है कि जब तक हमको कोई चीज मतलब एग्जैक्ट नहीं पता होती है ना, तो हम उसको अप्रोक्सीमेशन में पढ़ लेते हैं, राइट? जैसे तुमने वो पढ़ा होगा अपने डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट? तो अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मेरे हाथ में एक फुटबॉल है, उसको मैंने इतना वेलोसिटी से फेंक दिया, बताओ उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा? निकाल दोगे ना आंसर? हाँ सर, h/mv कर देंगे। लेकिन क्या वो आंसर सही है? नहीं भाई, तुम फुटबॉल के लिए लगा ही नहीं सकते हो। दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स। लेकिन ठीक है भाई, हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, हमें लगा देंगे, ठीक है ना? तो हर जो हमारी स्टेज है उसके ऊपर हमारी लिमिटेशन है कि अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी हम बोल रहे हैं कि एक मेरे पास में स्केल है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, बट इफ आई एम गोइंग विद द स्पीड ऑफ लाइट और जो कह दो उसके हाफ से जा रहा हूं, तो वो जो लेंथ है वो मुझे छोटा दिखाई देगा। दैट विल नॉट बी 1 सेंटीमीटर, that something is called length contraction. सुना है ना? नहीं सर। हाँ, तो वही चीज है। तो आएगा आगे, मतलब कभी इच्छा करे तो अपने जो एससीवी के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है स्पेशल और रिलेटिविटी, उसको थोड़ा सा पढ़ के देखना। सीनियर से सुना कि वो छोड़ देते हो चैप्टर। तो वो तो है नहीं ना, आईटी के सिलेबस में है ही नहीं। तुमको कौन तुमको जब तुम कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर के अंदर तुमको पढ़ाएंगे ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम एक्सपेंशन और ये। सर ऐसे तो हम बोलते हैं कि नथिंग इज फास्टर देन लाइट, बट
अगर मैं एक ट्रेन पे चल रहा हूँ जो स्पीड ऑफ लाइट से जा रही है और मैं उस ट्रेन के अंदर चल रहा हूँ तो मेरी स्पीड ग्रेटर देन लाइट हो गई। अरे सर तो दो क्या, पैरेलल एक सेकेंड, तो क्या opposites- पॉसिबल है, क्या नहीं। पॉसिबल है? फिर बात तो फिर इमेजिनेशन पे जाना है तो फिर तो कहीं भी जा सकते हो। हाँ सर, जाने का तो 2c पे भी जा सकता है कि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में हाँ फोटॉन सा। अच्छा, ओके ओके, चलो एक एग्जांपल बताओ। सपोज there are two particles moving with the velocity of light. So one is going left, one is going right with the same speed of c. So what is velocity of a with respect to b? 2c। नहीं, 2c। c होगा, सर सी होगा। रहता है। c होगा। भाई जो तुमने लिखा है ना सर वेलोसिटी स्पीड ऑफ, ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है ना इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वर। नहीं वही तो वो कहते हैं कि ये जो है ना रिलेटिव जो चीज है ना वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। व्हेन यू विल गो इनटू क्वांटम मैकेनिक्स थिंग्स विल चेंज। स्कैम हो गया। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, बस इतना ही करेंगे आज, बाकी कल करते हैं। यस सर। सर आप प्लीज अब देखो, नोट्स सुनो। भेज देना। हाँ, अब देखो इसमें क्या है कि काफी क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो एससीवी के। अगर मैं तुमको बताऊं कहाँ है, तो इसके एग्जांपल कर सकते हो तुम कहाँ तक, 11 तक नहीं 10 तक, जो इन्होंने सॉल्व एग्जांपल दिए हैं वो कर सकते हो 10 तक। और इसमें तुम कर सकते हो 30 तक कर लेना, जो अपना एक्सरसाइज है ना उसके अंदर अब 30 तक हो सर जाएगा। लाइट वेव्स या ज्योमेट्री ऑप्टिक्स? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर।